हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड अलका। सो फ्रेंड्स, आज डे 3 है जिसमें मैं आपको हिंदी के टीचिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश और रीजनिंग के टेस्ट लेने वाली हूं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए जल्दी आगे बढ़ते हैं क्योंकि बहुत सारे लॉन्ग वीडियो होने वाले, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो उससे पहले मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आने वाले सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, तो अपने स्कोर नोट डाउन करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहले हम हिंदी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। तो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ क्या है? इस्तवार द ला लितरेयुतुर एंदुई एदुस्तानी। तो ये एक प्रथम इतिहास ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 2, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखे गए ग्रंथ का नाम है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखे गए ग्रंथ का क्या नाम है? हिंदी साहित्य की भूमिका। यह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखे गए ग्रंथ हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चंद बरदाई द्वारा लिखे गए ग्रंथ का नाम है। पृथ्वीराज रासो, जो चंद बरदाई द्वारा लिखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि नहीं थे। तो कौन निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख नहीं थे? तो सूरदास निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 5, तन चितउर मन राजा किन्हा हिय सिन्हल पुथि पदिनी किन्हा गुरु सेवा जेहि पंथ देखवा बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। इस पद में हृदय को प्रतीक बताया गया है। तो किसे हृदय का प्रतीक बताया गया है किस पद में? तो सिन्हल को हृदय का प्रतीक बताया गया है, सिंहल को। क्वेश्चन नंबर 6, वैष्णव भक्ति के प्रतिष्ठापक आचार्य नहीं थे। तो वैष्णव भक्ति के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन नहीं? तो रामानंद नहीं थे। रामानुजाचार्य, माधवाचार्य और नीलंबकाचार्य, ये सब वैष्णव भक्ति के प्रतिष्ठा आचार्य थे। क्वेश्चन नंबर 7, हिंदी साहित्य के सन 1643 से 1843 के काल को कहा जाता है। तो इस काल को क्या कहा जाता है? रीतिकाल। क्वेश्चन नंबर 8, उत्तर मध्यकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति थी। तो उत्तर मध्यकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति थी रीति निरूपण, जो उत्तर मध्यकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति थी। क्वेश्चन नंबर 9, अंधेर नगरी के रचनाकार हैं। फ्रेंड्स, आज मैंने ज़्यादातर काव्य और ये सबको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है। अंधेर नगरी के रचनाकार थे तो भारतेंदु हरिश्चंद्र अंधेर नगरी के रचनाकार थे। क्वेश्चन नंबर 10, हिंदी के प्रथम पत्र उद्दंड मादक का प्रकाशन वर्ष है। तो 1826 को प्रकाशन वर्ष है उद्दंड मार्तंड का। क्वेश्चन नंबर 11, छायावाद का प्रारंभ माना जाता है। तो छायावाद का प्रारंभ माना जाता है प्रसाद के झरना से। क्वेश्चन नंबर 12, छोड़ दुर्मों की मृत छाया छोड़ प्रकृति से भी माया बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन छोड़ अभी से इस जग को। तो इस पंक्ति के रचनाकार हैं। तो इस पंक्ति के कौन रचनाकार है? सुमित्रा नंदन पंत। क्वेश्चन नंबर 13,
रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। रश्मि रथी, जो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। क्वेश्चन नंबर 14, हिंदी साहित्य की छायावाद की कला विधि है। 1918 से 1938 तक छायावाद की कला विधि है। क्वेश्चन नंबर 15, शब्द शक्ति के मुख्य भेद हैं। शब्द शक्ति के मुख्य भेद हैं, ये रिपीट हो गया है, तो शब्द शक्ति के मुख्य भेद हैं, तो 3 मुख्य भेद हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये 15 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हिंदी के। तो आगे बढ़ते हैं इंग्लिश की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, तो फ्रेंड्स सेंटेंस को अरेंज करना है। ओके, साइंस हैज़ इमर्ज्ड एवरी ग्रेट एडवांस, तो ABCD ऑप्शंस हैं, तो कौन सा ऐसा सेंटेंस अरेंज करना है बताइए फ्रेंड्स। तो स्टार्टिंग सेंटेंस कौन सा होगा। तो बी राइट होगा। 2 होगा, एवरी ग्रेट एडवांटेज इन साइंस हैज़ इमर्ज्ड फ्रॉम अ न्यू ऑडेसिटी ऑफ इमेजिनेशन, तो स्टार्टिंग कौन सा होगा, एवरी से। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं एक को भी। 1, साइंस हैज़ इमर्ज्ड एवरी ग्रेट एडवांटेजेस इन फ्रॉम अ न्यू ऑडेसिटी ऑफ इमेजिनेशन, तो फ्रेंड्स ये सही नहीं लग रहा है। सही राइट आंसर होगा यही, एवरी ग्रेट एडवांटेजेस इन साइंस हैज़ इमर्ज्ड फ्रॉम अ न्यू ऑडेसिटी ऑफ इमेजिनेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, इसे भी अरेंज करना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, साइंस इज द सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपीरियंस, तो राइट क्वेश्चन नंबर डी, राइट आंसर डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। डायरेक्शंस है, गिवन बिलो आर अ फ्यू कॉमनली यूज्ड फॉरेन लैंग्वेज फ्रेजेस, सेलेक्ट द ओपिनियन एक्सप्रेसिंग द करेक्ट मीनिंग, तो वोन वॉइस का मीनिंग बताना ये फ्रेज है। बोन वॉइस का मीनिंग क्या हो गया, तो फॉरेन लैंग्वेज में यूज़ होता है फ्रेंड्स, बट एग्जामिनेशन में पूछा जाता है बोन वॉइस। एन एक्सप्रेशन ऑफ गुड विशेस व्हेन समवन सेट्स ऑन अ जर्नी, तो जब कोई जर्नी के लिए निकलते हैं उसके लिए गुड विशेस दिया जाता है, तो बोन वॉइस। क्वेश्चन नंबर 4, एन मेसी दिस ऑल्सो अ फ्रेज, तो एन मेसी मतलब होता है इन अ ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 5, प्राइमा डोना, प्राइमा डोना इट मीन्स अ टेम्परामेंटल और कंसीटेड पर्सन, मतलब काफ़ी गुस्सेला वाला, खुद मनमानी करने वाला पर्सन, दैट वाज अ प्राइमा डोना। क्वेश्चन नंबर 6, सो एरर्स चूज करना है, पार्ट ABCD और E पार्ट्स में डिवाइडेड है फ्रेंड्स। सी नेवर माइंड्स द चिल्ड्रेन टू प्ले इन द गार्डन, तो कौन से सेक्शन में एरर है, ABCD या E, नो एरर, तो सी नेवर माइंड्स द चिल्ड्रेन टू प्ले इन द गार्डन, तो एरर है पार्ट सी में, टू प्ले नहीं होगा फ्रेंड्स, प्लेइंग होगा। सी नेवर माइंड्स द चिल्ड्रेन प्लेइंग इन द गार्डन। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, आई विल कम टू सी यू इफ आई विल हैव टाइम, नो एरर, तो किस सेक्शन में एरर है, ABCD या E, तो एरर है सी में, बिकॉज हैव के पहले कभी भी विल का यूज़ नहीं होता है फ्रेंड्स। ओके, तो यहाँ पे विल नहीं होगा, सो आई विल कम टू सी यू
इफ़ आई हैव टाइम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग गिवन वर्ड टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुल। द shepherd was looking after the dash of sheep. तो the shepherd was looking after the dash of sheep. The shepherd was looking after the herd. Herd मतलब झुंड, sheep का झुंड को कहेंगे herd of झुंड। क्वेश्चन नंबर 9, as she proved insufficient the company dash her। तो एज सी प्रूव्ड इनसफिशिएंट मतलब इनसफिशिएंट हो गई तो कंपनी से एक्सपर्ल्ड कर देगी, निकाल देगी। सो द कंपनी एक्सपर्ल्ड हर। क्वेश्चन नंबर 10, कंजक्शंस करेक्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट कंजक्शंस है, कंजक्शंस के क्वेश्चंस है। सी इज़ नॉट ओनली ब्यूटिफुल डैश पोलाइट। तो इसके साथ कौन सा आएगा? एंड, और, बट ऑल्सो और वेट। सी इज नॉट ओनली ब्यूटिफुल, सी इज नॉट ओनली के साथ हमेशा ही बट ऑल्सो का यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा हमेशा। जब भी नॉट ओनली आएगा तो उसके बाद बट ऑल्सो आता ही आता है। और इस तरह के एरर्स के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कहीं नॉट ओनली के जगह पे बट लिखा हुआ या होता है या ऑल्सो लिखा होता है, तो ये एरर्स में भी आते हैं। तो बट ऑल्सो होगा यहाँ पे। सी इज़ नॉट ओनली ब्यूटिफुल बट ऑल्सो पोलाइट। क्वेश्चन नंबर 11, माई ब्रदर लव्स एनिमल्स, ही जस्ट बाउट अ पपी डैश अ किटन होम विद हिम। So my brother loves animal. He just bought a puppy and a kitten home with him. Question number 12. So choose the correct word that closely fits the given description. Incapable of being seen through. किसी चीज़ को देखने में incapable होना, that was the opaque, मतलब कोई चीज़ अनक्लियर है। इनकेपेबल ऑफ बीइंग सीन थ्रू। ओके। क्वेश्चन नंबर 13, फियर ऑफ कन्फाइंड प्लेसेस। सो फियर ऑफ कन्फाइंड प्लेसेस इज क्लेओस्ट्रोफोबिया। क्लेओस्ट्रोफोबिया इज fear of confined places. Question number 14, one who is habitually kind to others. तो दूसरों के साथ हैबिचुअली काइंड रहना, दयालु रहना, उसे क्या कहेंगे? एल्ट्रिस्टिक। क्वेश्चन नंबर 15, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ idioms आउट ऑफ 4 alternatives. टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, तो एक इडियम में इसका मीनिंग बताना है। टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, तो टू वेस्ट वंस एफर्ट मीन्स टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स। क्वेश्चन नंबर 16, टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, तो टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग मतलब कोई चीज़ बैग से निकाल देना। इट मीन्स टू रिवील द सीक्रेट इंसिडेंटली, गलती से निकाल देना। ओके, सीक्रेट को। क्वेश्चन नंबर 17, टू टेक लीव आउट ऑफ वंस बुक, to take leave out of one's book, it means to imitate someone. To imitate someone. Question number 18. He said to her, "Are you coming to the party?" तो एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन है। सेड के साथ हमेशा ही आस्क का यूज होता है फ्रेंड्स। सो राइट आंसर क्या होगा? ही आस्क हर इफ शी वॉज कमिंग टू द पार्टी। क्वेश्चन नंबर 19,
The sage said, God helps those who help themselves. तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, द सेज सेड दैट God helps those who help themselves. Question number 20. Direction से fill in the blanks in the following sentence with the most appropriate set of words. He gave me an additional dash of rupees 200 a month by dash of the commissioner. तो क्या आएगा? Allowance, permission, pay allowance, salary refusal, payment and agreement. तो 200 का किस चीज़ का एडिशनल क्या मांगेगा? सैलरी तो नहीं हो सकता, पे नहीं, पेमेंट नहीं, अलावेंस मांगेगा. ही गेव मी, अगर वो देंगे एडिशनल अलावेंस ऑफ 200 अ मंथ बाय परमिशन ऑफ कमिश्नर, कमिश्नर की परमिशन पे. ओके. बी, ड्यू टू डैश रेनफॉल दिस ईयर दे हैड टू डैश कट इन वाटर सप्लाई. तो वाटर सप्लाई को कट करने के रीज़न क्या हो सकता है? इनसफिशिएंसी किसी चीज़ में. सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ड्यू टू इनएडिक्वेट, मतलब कम होना, अपर्याप्त होना. रेनफॉल दिस ईयर दे हैड टू इम्पोज कट इन वाटर. तो वो इम्पोज मतलब थोपना, कोई चीज़ को डालना, करना. ओके फ्रेंड्स, तो 20 क्वेश्चन इंग्लिश के थे आज. 20 क्वेश्चन इंग्लिश के कंप्लीट हो गए. आगे चढ़ते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस की ओर. क्वेश्चन नंबर 1. भारत में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो 1986 को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी. क्वेश्चन नंबर 2. इनमें से किस वर्ष नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संशोधन कर नई नीति घोषित की गई थी? तो 1992 को जो वर्ष नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संशोधन कर नीति घोषित की गई थी. क्वेश्चन नंबर 3. इनमें से किस वर्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई थी? तो 1956 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई थी. क्वेश्चन नंबर 4. इनमें से किस वर्ष राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और परीक्षण परिषद की स्थापना की गई थी? तो 1961 को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और परीक्षण परिषद की स्थापना की गई थी. क्वेश्चन नंबर 5. राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत की गई थी. क्वेश्चन नंबर 6. इनमें से किसने भारतीय शिक्षा को 10+2+3 का सुझाव दिया था? तो कोठारी आयोग भारतीय शिक्षा को 10+2 का सुझाव किसने दिया था? कोठारी आयोग द्वारा दिया गया था. क्वेश्चन नंबर 7. किस वर्ष ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम को लागू किया गया था? तो 1987 से 1988 में ऑपरेशन ब्लेड बोर्ड को लागू किया था. क्वेश्चन नंबर 8. सबसे पहले मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था? तो इंग्लैंड में सबसे पहले मुक्त विश्वविद्यालय खोला गया था. क्वेश्चन नंबर 9. इनमें से किसने मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना करने का सुझाव दिया था? तो हैरल्ड विल्सन के द्वारा मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव दिया गया था. क्वेश्चन नंबर 10. भारत में सबसे पहला मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो पहला था इंग्लैंड में और
जो भारत में मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था वो है दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 11, एक छात्र गृह कार्य करके नहीं आता है, आप क्या करेंगे? तो अगर कोई भी छात्र, कोई भी बच्चा गृह कार्य करके नहीं आता है तो क्या करेंगे? तो आप यह जानकारी प्राप्त करेंगे कि क्या वह मंद बुद्धि बालक है या उसको पढ़ाई के लिए और समय देंगे। क्वेश्चन नंबर 12, आप छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए क्या करना पसंद करेंगे? तो अगर छात्रों पर अनुशासन बनाए रखना है तो उन पर दायित्व सौंपना होगा। अगर हम उन्हें होमवर्क देते हैं तो उनसे वह अनुशासन में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन सा कारक अधिगम को अभिप्रेरित करने वाला है? तो अधिगम को अभिप्रेरित करने वाला कारक लक्ष्यों को प्राप्त करने पर व्यक्तिगत संतुष्टि। क्वेश्चन नंबर 14, बुद्धि लब्धि इंटेलिजेंस क्वोशिएंट परीक्षण में 16 साल के एक बच्चे का स्कोर 75 है, उसकी मानसिक आयु मेंटल एज कितनी होगी? अगर IQ जो होता है इंटेलिजेंट क्वोशिएंट परीक्षण जो 16 साल के बच्चे का अगर 75 स्कोर है तो उसकी मानसिक आयु क्या होगी? बारह वर्ष। तो उसकी मेंटल आयु 12 वर्ष की होगी। क्वेश्चन नंबर 15, 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? तो अगर उसकी आयु 10 वर्ष है मानसिक तो उसकी बुद्धि आयु IQ होगी 100। क्वेश्चन नंबर 16, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना कहलाता है? तो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना अभिप्रेरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 17, एक छात्रा कक्षा से भगाकर प्रायः सिनेमा देखने चली जाती है, बताइए आप क्या करेंगे? तो आप उसके पिता को सूचित करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, बच्चे कैसे सीख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस संबंध में सत्य नहीं है? तो बच्चे कैसे सीख सकते हैं? बच्चे कई तरीके से सीख सकते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बच्चे केवल कक्षा में ही सीख सकते हैं। ये गलत है। बच्चे कई तरीके से सीख सकते हैं। बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं और बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक कॉग्निटिव रूप से तैयार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सभी छात्र गृह कार्य करने में रुचि ले सके इसके लिए आवश्यक है कि गृह कार्य तो अगर होमवर्क को रुचि से बनाया जाएगा इसके लिए क्या होना चाहिए कि छात्रों की योग्यता के अनुसार ही उन्हें गृह कार्य देना चाहिए जिसे वह सॉल्व कर सकें। क्वेश्चन नंबर 20, कक्षा के कुछ छात्र परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करना चाहते हैं, आपको क्या करना चाहिए? तो आपको यह प्रयास करना चाहिए कि छात्र परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग ना कर सकें। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? तो सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है लिखना। क्वेश्चन नंबर 22, स्कूल में छात्रों को खेल की शिक्षा क्यों चाहिए? तो खेल से मानसिक संतुलन तथा आपसी संभावना का विकास होता है, सद्भावना का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 23,
निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प एक बच्चे को सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है? तो नियमित रूप से शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकालना एक बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, अध्यापक के लिए निम्नलिखित में क्या आवश्यक है? तो विषयों का पूरा ज्ञान अध्यापक के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 25, शरारती बच्चों वाली कक्षा के बारे में आप क्या करेंगे? तो कुछ छात्रों को दूसरे सेक्शन में भेजने की सलाह देंगे, जिससे बच्चे सेक्शन बाय डिवाइड हो जाएं और शरारत कम करें। क्वेश्चन नंबर 26, एक योग्य शिक्षक को चाहिए कि कक्षा में पाठ आरंभ करने से पहले वह तो एक योग्य शिक्षक के क्या चाहिए कि कक्षा में पाठ प्रारंभ करने से पहले वह तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कक्षा में सीधे नवीन पाठ को प्रारंभ करें। क्वेश्चन नंबर 27, अपने विद्यार्थियों में स्व अनुशासन विकसित करने के लिए आप उन्हें कुछ उत्तरदायित्व देंगे। क्वेश्चन नंबर 28, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं? विस्मृति। क्वेश्चन नंबर 29, यदि आपको शिक्षक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होगा तभी आप छात्रों से सम्मान प्राप्त कर सकेंगे, आपके छात्र अच्छे अंक से उत्तीर्ण होंगे, अन्य शिक्षकों भी आपसे प्रभावित होंगे और आप अपने छात्रों की सभी शंकाओं का समाधान कर सकेंगे। तो यदि आपको अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होगा तभी आप अपने छात्रों की सभी शंकाओं को समाधान कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, प्रश्न हल करने के लिए छात्रों को समय समय पर प्रश्न देना चाहिए। सो राइट आंसर ऑप्शन है। ओके फ्रेंड्स, तो टीचिंग एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं रीजनिंग की तरफ। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो JAF है, JEF, JIF और JOF के बाद क्या आएगा? फिल होगा। तो फ्रेंड्स सब में फर्स्ट J है और लास्ट भी J है और ऑप्शन में एक ही है J और इसके मीड में क्या है? तो मीड में वॉवेल है AEIO और U। ओके फ्रेंड्स, ये इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2, सो फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चंस के लिए सबसे पहले हमें काउंट करना होता है। तो काउंट करते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो टोटल 16 है विद ब्लैंक्स। 16 अल्फ़ाबेट्स हैं और 16 लेटर्स हैं विद अल्फ़ाबेट विद ब्लैंक्स। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन को हमें मतलब 16 इज़ डिवाइडेड टू होम, तो 2 से डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है। तो हमें इसे 2 में पार्ट करना पड़ेगा या 4 में पार्ट करना पड़ेगा। तो 2 में हम नहीं पार्ट करते फ्रेंड्स, थोड़ा लॉन्ग है तो इसे हम 4 पार्ट्स पर हम डिवाइड करते हैं। ओके, तो
4 पार्ट्स में अगर हम डिवाइड करेंगे तो डैश एक्स एक्स डैश हो जाएगा, वाई एक्स डैश वाई हो जाएगा, वाई डैश एक्स वाई हो जाएगा, एक्स एक्स वाई हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए 4 पार्ट में डिवाइड है, तो यहाँ क्या हो रहा है, देखिए आ रहा पहले फर्स्ट में वाई आ रहा है, फिर यहाँ भी वाई आ रहा है, यहाँ भी वाई आ रहा है, तो शायद में भी यहाँ भी वाई हो। यहाँ एक्स है डबल एक्स, ये भी वाई हो गया, फिर यहाँ एक्स है डबल एक्स हो गया, यहाँ वाई हो गया। तो वाई एक्स एक्स वाई आ रहा है, फर्स्ट में वाई आएगा, ठीक है, फिर आएगा वाई देन एक्स फिर वाई। तो 3 आंसर होगा राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3, तो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। डी और सी ई की संतान है, ई डी की माता है लेकिन सी डी का भाई नहीं है, तो सी से क्या संबंध, ई का क्या है। तो आइए सॉल्व करते हैं। डी और सी ई की संतान है, मतलब वे ब्रदर या सिस्टर्स होंगे, तो ई की संतान है। ई डी की माता नहीं है, की माता है, मतलब ये फीमेल है, डी की माता है, लेकिन सी डी का भाई नहीं है। सी डी का भाई नहीं है तो बहन होगी, ठीक है। तो सी से ई का क्या संबंध है, तो बेटी है। क्वेश्चन नंबर 4, कुछ कागज फाइल हैं, कुछ फाइल पेन है। तो ये सॉल्व करते हैं। कुछ जो पेपर है वो फाइल है, कुछ फाइल पेन है। निष्कर्ष है कुछ फाइल पेन नहीं है, तो ये कांड से कुछ पेज कागज है, नहीं, ये भी तो नहीं है, तो दोनों ही गलत होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2। क्वेश्चन नंबर 5, कुछ जेब बैग है, कुछ बैग खाली है। तो फ्रेंड्स आप खुद भी पेपर लेके सॉल्व जरूर कीजिएगा। चाहिए सॉल्व करते हैं। कुछ जेब वो बैग है और कुछ बैग खाली है, ब्लैंक है। तो कुछ जेब खाली है, नहीं, कुछ बैग खाली है जी, तो केवल 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, तो ओड 1 चूज करना है। यूरेनियम, पोलियम, सोडियम और रेडियम। इसमें ओड 1 कौन है, यूरेनियम, पोलियम, सोडियम और रेडियम। तो रेडियम जो ओड 1 है। क्वेश्चन नंबर 7, चोटी, घाटी, पर्वत और टीला। तो इसमें घाटी जो है वह अलग है चोटी, पर्वत और टीला से। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से एक विषम कौन है, पति पत्नी, राजा मंत्री, कुत्ता बिल्ली, शेर लोमड़ी। तो एक में इसमें है राजा और मंत्री। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन है। राम अपने घर से निकलकर 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। वह दाईं ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। वह पुनः दाईं ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है और फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। वह अपने घर से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है। तो आइए फ्रेंड्स इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले डायरेक्शंस देख लेते हैं। तो ये हो गया उत्तर, दक्षिण, पूरब और ये हो गया पश्चिम। ओके, तो उत्तर की ओर चलता है, मतलब ऊपर की ओर चलेगा 12 किलोमीटर, बाईं मुड़ेगा, अगर डायरेक्शन इधर है तो बायां इधर हो गया। फिर 12 किलोमीटर चलता है, वह पुनः दायां मुड़ता है, अगर इधर से दायां मुड़ेगा, अगर इधर डायरेक्शन है तो इसका दायां इधर हो जाएगा, ठीक है। वह पुनः दायां मुड़ता है और 12 किलोमीटर फिर चलता है, वह फिर बायां मुड़ता है। तो फ्रेंड्स अगर डायरेक्शन इधर है तो बायां इसका इधर हो जाएगा। ओके, तो 5 किलोमीटर चलता है। अब वो अपने घर से कितनी दूरी पे और किस दिशा में है। फ्रेंड्स वो इसका घर यहाँ पे है, तो कितनी दूरी पे है,
ये हो गया 12 और 5 17 और ये डिस्टेंस हो गया पूरब का। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, एक परीक्षा में पास होने वाले छात्रों में गुड्डू का स्थान ऊपर से 16वां तथा नीचे से 29वां है। 6 छात्रों ने परीक्षा में भाग नहीं लिया और 5 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए हैं। तो परीक्षा में कितने छात्रों ने परीक्षा में भाग लिया है? तो टोटल जो भाग लिए हैं परीक्षा में उसका टोटल नंबर टोटल स्टूडेंट्स बताने हैं। तो आइए फ्रेंड्स सॉल्व करते हैं। तो ऊपर की ओर से गुड्डू का 16 है और नीचे से 29वां है। नीचे से जाएंगे तो 29वां है, ठीक है। जो 6 छात्र ने परीक्षा में भाग नहीं लिया है तो ये तो चलेगा, और 5 जो अनुत्तीर्ण हो गया। अनुत्तीर्ण मतलब होता है फेल हो जाना, लेकिन वे भाग लिए हैं। तो फ्रेंड्स से हम काउंट करेंगे तो 45 होगा, और इनका अपना खुद एक 1 माइनस हो जाता है इस जगह पे। 44 हो गया और प्लस 5 जो फेल हो गए थे। तो 49 टोटल स्टूडेंट्स हैं जो परीक्षा में भाग लिए हैं। तो इस तरह के फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चंस को पहले काउंट कर लेना है और 1 माइनस ज़रूर करना है। खुद के जगह को माइनस करने के लिए हमें 1 माइनस करना ही होता है, तभी आंसर आता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, यदि 9 स्क्वायर ए 4 स्क्वायर बी 3 स्क्वायर इक्वल टू 56 और 7 स्क्वायर ए 2 स्क्वायर बी 1 स्क्वायर इक्वल टू 44, तो 11 स्क्वायर ए 5 स्क्वायर बी और 7 स्क्वायर इक्वल टू व्हाट? तो बताइए फ्रेंड्स, सॉल्व कीजिए। तो आइए पहले हम प्लस करके देखते हैं। तो प्लस तो होगा नहीं क्योंकि ये 9 का स्क्वायर 81 होता है। इट मीन्स कि इसमें हमें माइनस करना होगा कुछ, तो हमें इस देखते हैं। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 25। 9 16 और 9 25। तो राइट आंसर यही होगा फ्रेंड्स कि पहले 9 के स्क्वायर को और 4 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर को प्लस करके 9 के स्क्वायर से उसे सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो आंसर आ जाएगा। इसे देखते हैं। 7 का 49 माइनस करेंगे 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो 5 हो गया मिस 44, तो राइट होगा यही। 11 का स्क्वायर 121 माइनस 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49, तो इसे प्लस करना है। 9 and 5 14 and 7, तो 74। 11 7 और 47, तो राइट आंसर होगा 47। ओके फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। लोगों की एक पंक्ति में मनु पंक्ति के निचले छोर से 7वें स्थान पर है, श्रेय मनु से 10 रैंक ऊपर है। यदि श्रेय शीर्ष छोर से 8वें स्थान पर है तो इस पंक्ति में कितने लोग हैं? तो एक पंक्ति है नीचे से ऊपर की ओर, जिसमें नीचे से मनु जो है वो 7वां स्थान पर है और श्रेय जो है वो इससे 10 ऊपर है, और यदि वह ऊपर से 8वें स्थान पर है श्रेय, तो इस पंक्ति में कितने लोग हैं? तो इसे ऐड करते हैं हम। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 24। तो टोटल को प्लस करके -1 कर दीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो कुछ सब्जियां फल हैं, कोई फल काला नहीं है। कुछ सब्जियां जो हैं वेजिटेबल्स है वो फ्रूट्स हैं, लेकिन कोई भी फल काला नहीं है, ब्लैक नहीं है। तो कुछ सब्जियां काला नहीं है, बिल्कुल सही। कुछ फल काला है, कुछ सब्जियां काला नहीं है जी, ये जो है ये तो काले नहीं है, तो बिल्कुल सही हो गया। और कुछ फल काला है, ये भी सही, तो दोनों सही होगा। दोनों तो सही नहीं होगा, ये तो निष्कर्ष में नहीं है। तो कुछ फल काला है, नहीं, कोई भी फल काला नहीं है,
तो कुछ फल काल कैसे हो सकता है, तो ओनली 1 होगा। ओके फ्रेंड्स, 2 नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 14, श्रृंखला को पूरा करना है। तो क्या होगा आंसर, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो कैसे, 3 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 + 1 10 हो जाएगा। 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा। 100 + 1 101। 101 को हम 101 से +2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 101 को 100 से पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 101 और फिर 101, तो कितना हो जाएगा, 100 + 1 हो गया तो 102। ओके, तो इस तरह का क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। यदि S गुना को दर्शाता है, V को घटाया, M को जोड़ा और L को विभाजित से दर्शाया तो 343L 7S6 V 94M 11 = what? तो आइए फ्रेंड्स सॉल्व करते हैं। तो L किस चीज़ को दर्शाता है, विभाजित करने को। 343 को हम 7 से डिवाइड करेंगे। फिर S किस चीज़ को दर्शाता है, गुना को, मल्टीप्लाई को, तो मल्टीप्लाई करते हैं 6। V किस चीज़ को दर्शाता है, सब्ट्रैक्शन। फिर M किस चीज़ को, तो प्लस को ऐड करना। तो आइए हम करते हैं। 7 को अगर हम 343 को 7 से डिवाइड करते हैं, 7 4 28 और 6 7 9 63 इंटू 6 9 6 54 एंड 6 4 24 + 5 29 हो गया। ओके, तो माइनस करेंगे 94 और +11, इसे करेंगे तो 200 + 11, तो राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सी 211। क्वेश्चन नंबर 16, अरुण ने कहा यह लड़की मेरे माँ के पोते की पत्नी है। अरुण उस लड़की से कैसे संबंधित है? तो अरुण ने कहा कि यह लड़की मेरे माँ के पोते की पत्नी है। उस लड़की से कैसे संबंधित है, तो ससुर, उसके ससुर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 15वें अक्षर के बाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा? तो फ्रेंड्स बाईं ओर इट मीन्स ए से स्टार्ट होगा। तो 15 में क्या आता है, 15 में ओ आता है, तो ओ से बाईं ओर, फिर हमें उसके बाईं ओर जाना, लेफ्ट मतलब उससे पीछे जाना है, तो क्या आएगा 5वां अक्षर, तो बताइए, तो जे आएगा। आप सॉल्व करके एक बार देख लीजिएगा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को आप लिख लीजिएगा, उसके बाद सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, लड़कों की एक कतार में अनिल बाईं तरफ से 15 तथा विकास दाईं तरफ से 7वें स्थान पर है। जब दोनों अपना स्थल बदल लेते हैं तो विकास का दाएं से 15वां हो जाता है। बताइए किस कतार में कुल कितने लड़के हैं? तो ये एक लाइन है जिसमें बाईं तरफ से 15वें स्थान पर अनिल है और दाएं तरफ से 7वें स्थान पर विकास है। दोनों का अपना स्थान बदल जाता है, मतलब ये हो जाता है ए, हो जाता है बी। तो विकास का दाएं स्थान से इधर से वो 15वां हो जाएगा विकास। तो बताइए कितना स्टूडेंट्स हैं? तो बताइए फ्रेंड्स। तो अगर ये यहाँ इधर से 15 है और ये 7 है, मतलब इधर 8 होगा, ये 8 हो गया, ठीक है।
15 है और 15 30 हो गया, क्योंकि टोटल इधर से 15 है, ये 15 है, क्योंकि ये 7 है लेकिन आगे 8 होगा तब तो 15 होगा। तो अगर माइनस करेंगे 1 तो 29 होगा। तो राइट आंसर होगा 29। क्वेश्चन नंबर 19, तो नंबर सीरीज़ है। तो फ्रेंड्स नंबर जो है वो घटते जा रहे हैं। अगर नंबर बढ़ते हैं इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन का कोड यूज़ होगा, और अगर घटते हैं मीन्स कि डिवाइड का कोड यूज़ होगा। तो डिवाइड में क्या हो गया, तो 2 से डिवाइड हो रहा है, क्लियरली दिख रहा है कि 4 2 5 नहीं होगा। इसका क्या होगा 1 2 और 8। तो इसका हम क्या करेंगे 1 और 6। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने 6 हैं जिनके ठीक पहले 7 है तथा ठीक बाद में 3। तो कितने 6 हैं जिसके ठीक पहले 7 है और ठीक बाद में 3। तो आइए काउंट करते हैं। तो 6 है यहाँ, जिसके ठीक पहले 7 है ऐसा कोई नहीं है, 6 नहीं है, 6 पहले 7 और 3 1 हो गया, 6 है पहले 7 नहीं है, तो ओनली 1। ऐसे 1 है जिसके पहले 7 है और ठीक बाद में 3 है। ओके फ्रेंड्स, तो 20 क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गए रीजनिंग के। तो होप आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। सारे मैंने उतने एक्सप्लेनेशन नहीं किया, बट फिर भी तो आप अपने स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और थोड़ी बहुत अगर मिस्टेक्स हो जाती हैं तो प्लीज़ फॉरगिव मी, थोड़ी बहुत गलतियाँ हो ही जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो फिर अगली वीडियो में और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। तो जल्दी से जल्दी मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें आने वाले सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो आप अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। थैंक यू।